नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त का बड़ा मुद्दा आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और 30 सितंबर को इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि 30 सितंबर को होगी समिति की बैठक। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, तो अपना दबदबा वहां पर भी कायम रखने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है और 30 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, बिल्कुल 30 सितंबर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यालय पर बैठक बुलाई है, चुनाव कार्य समिति की बैठक है, इसमें बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। और खासकर आप समझिए कि उत्तर का सबसे बड़ा जो नेता, खासकर प्रधानमंत्री की बात करें, इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा समेत राजनाथ सिंह शामिल होंगे, अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के जो आज 30 सितंबर को होने वाली बैठक, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, चुनाव को लेकर के होगी। चुनाव में प्रत्याशियों पर मंथन होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव को लेकर मंथन करती है तो वो जो सबसे बड़ा जो मंथन होता है वो जो प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके से प्रत्याशी हैं, क्या वहां चुनावी समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, प्रत्याशी की लोकप्रियता क्या है। और उसके बाद आप समझिए कि जब देश का एक बड़ा नेता उस किसी पार्टी का अगर बैठक में शामिल होता है तो तमाम जो नीचे स्तर के जो नेता है उनका हौसला तो अफजाई होता ही है, पार्टी का संतुलन भी बना रहता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में खुद शामिल हो रहे हैं और वहां की रणनीति किस तरीके से बनेगी उस पर भी वो अमल करेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, इन चुनावों के बाद 2024 में जाना है। तो पार्टी की कोशिश है कि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव का परिणाम काफी 2024 की रूपरेखा काफी बदल देंगे और बहुत कुछ मैसेज जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समझिए कि चुनाव में एक परीक्षा भी होगी कि किस तरीके से चुनाव के समीकरण पर खरी उतरे। एक बार फिर से तीसरी बार 2024 में केंद्र की सरकार में बनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, उसमें तमाम जो बैठकों का दौर चल रहा है। 2024 की भी तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सभी प्रदेशों में बैठक और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनकी फीडबैक लेना और इंटरनल सर्वे कराना कि जो वर्तमान में सांसद हैं वो उस क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है, क्या उनकी लोकप्रियता कम तो नहीं हुई, जातिगत समीकरण वहां पर क्या है, विकास को लेकर कोई बात तो नहीं। तो ये सब चीजों को लेकर लगातार अपने ही सांसदों का सर्वे कराना और आगामी आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से लड़ना चाहती है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इस बैठक के सियासी मायने इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि खुद पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। और अमेठी से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस नेता दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। अमेठी से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने पर दीपक सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर और जेल से डर नहीं लगता, हम गांधी और नेहरू की विचारधारा वाले लोग हैं, हमें जेल भेज दें, माफी नहीं मांगेंगे, बोलने का अधिकार देता है संविधान और जेल जाकर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें जेल से डर नहीं लगता क्योंकि हम नेहरू और गांधी जी की विचारधारा वाले लोग हैं और संविधान ने क्योंकि हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया है तो हम जेल में भी जाएंगे और जेल जाकर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। तो एफआईआर दर्ज होने पर उनका ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एफआईआर और जेल से डर नहीं लगता, हम गांधी और नेहरू की विचारधारा वाले लोग हैं और हम वहां पर जाकर जेल जाकर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। कौन सा वीडियो वायरल है मुझे पता है कि मुझे मेरे ऊपर एक एफआईआर की गई है, लेकिन उस बारे में मैं फिर से कहता हूं कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दिया है
हमें उस संविधान पर गर्व है, हमें उस संविधान की बहुत सारी धाराओं पर गर्व है, हमें आर्टिकल 19 पर गर्व है। हम सब ने पहले दिन से जो सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ था संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद, हम जिला कांग्रेस कमेटी में ज्ञापन देने गए थे कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में। तब से लेकर आज तक हम एक ही बात पर कायम हैं कि हम अमेठी वासी अमेठी के लिए संघर्ष करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हमारी बातें नहीं मानी गई, संजय गांधी अस्पताल नहीं खोला गया, अमेठी की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गई, तो हम सत्याग्रह करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनोद, जिस तरह से दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद अब उनका ये बयान सामने आया है कि संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है और हमें एफआईआर और जेल से डर नहीं लगता। तो विनोद से हमारा फिलहाल के लिए संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और अमेठी से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां एफआईआर और जेल से डर नहीं लगता, ये कहना है दीपक सिंह का। और उन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आते हुए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। और अयोध्या में जिस तरह का दीपोत्सव आयोजित होता है यह विश्व प्रसिद्ध है और इसी में 11 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू भी आ सकती हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी सरकार ने दीपोत्सव के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण भेज दिया है और अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार शामिल होने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अयोध्या आ सकती हैं। तो लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी पे सपा सुप्रीमो छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आदिवासी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। और इस दौरान अखिलेश यादव आदिवासी लोगों के साथ जमीन पर बैठे हुए और उनके साथ भोजन करते हुए नजर आए। चुनावी मैदान हो या फिर सोशल मीडिया, बीजेपी ने हर जगह 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नए मतदाताओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपने कार्यक्रमों को उन्होंने पहुंचा रहे हैं वो। और कार्यक्रम के दौरान सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी काफी ज्यादा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो निम्न स्तर की राजनीति करते हैं और आपसी मतभेद भूलकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटने की उन्होंने अपील भी की। तो सिसोदिया ने अखिलेश यादव पर तमाम आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, माफी चाहेंगे, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी की है। आज सहारनपुर महानगर की बैठक में विशेष रूप से पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को लेकर है। पार्टी के द्वारा नवमतदाता का अभियान है, पार्टी के द्वारा ही बूथ सशक्तिकरण का अभियान है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहते हैं। उसी में हम अनुसूचित समाज के बीच में जाकर उनसे भी अपील कर रहे हैं पार्टी से जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक जितना अनुसूचित समाज भाजपा के साथ है उससे अधिक समाज को जोड़ने का प्रयास है। ये भी हमारा एक अभियान है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने अभियानों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका तय करने के लिए शुद्ध रूप से आगामी चुनाव हमारे सर पे है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपने दल को और मजबूत स्थिति में लाने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर 2024 की तैयारी के जुटने के लिए।
और उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और प्रयागराज के पूर्व माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और इस मामले में गुड्डू बदमाश अभी भी फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। सद्दाम के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी, जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और पिछले कई दिनों से पुलिस ने सद्दाम के प्रयागराज स्थित मकान पर धारा 82 का नोटिस लगाया हुआ था और अब उसे फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाला मेला पुरुषोत्तम महीने के कारण काफी ज्यादा अहम होने वाला है और इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम महीना होने के चलते ये 52 दिनों तक भी चलेगा। 25 जनवरी के माघ महीने की शुरुआत होगी और 9 फरवरी को मौनी अमावस्या और 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। तो माघ मेला 15 जनवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा और इस मेले को महाकुंभ के ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते कई सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। और पंडित क्षिप्रा सचदेव ने बताया है कि इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इस तिथि पर त्रिवेणी में स्नान करने से धन और वैभव का लाभ होने की उम्मीद रहती है। 2024 में संगम की पवित्र नगरी में पड़ने वाला माघ का मेला की जो शुरुआत हो रही है वह 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से शुरू हो रही है और जिसकी की समाप्ति जो है वह 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि पे होगी। इस वर्ष माघ मेला पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण 52 डेज तक चलेगा। जो कल्पवासी होते हैं वो 1 महीने का कल्पवास आके यहाँ पे करते हैं। जो कल्पवासी होते हैं वो पौष पूर्णिमा से कल्पवास प्रारंभ करते हैं और माघी पूर्णिमा पे कल्पवास की समाप्ति करते हैं। पौष पूर्णिमा 25 जनवरी से शुरू हो रही है और माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को समाप्त हो रही है। इस बार मौनी अमावस्या पे बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या इस वर्ष 9 फरवरी को रहेगी और इस दिन मकर राशि में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे, जिसमें कि सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सूर्य बुधात्वित योग बनाते हैं और मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाते हैं। इसलिए बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस दिन पड़ रहा है। उधर इटावा भरतना के आकर्षण विशालकाय प्रांगण में हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि मां भगवती विराजमान होंगी और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य और ऐतिहासिक 9 दिवसीय श्री दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु सामूहिक रूप से मां दुर्गा की स्तुति करेंगे और भूमि पूजन के साथ ही उक्त कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मिस ग्रेट ब्रिटेन 2023 की विजेता जेसिका पेस ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंची और ताजमहल पर पहुंचकर उन्होंने जमकर फोटो सेशन भी कराया और खुद भी ताजमहल का फोटोशूट किया। ताजमहल पर जैसे लोगों का पता चला कि मिस ग्रेट ब्रिटेन पहुंची हैं तो वैसे ही लोगों में सेल्फी लेने के लिए होड़ मच गई। मौलाना खालिद राशिद फरंगी माहली ने अपील की है कि ईद के मौके पर लोगों से उन्होंने ये अपील की। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे और सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का सभी लोगों को पालन करना होगा और वक्त पर जुलूस शुरू करें और वक्त पर ही खत्म करें ताकि अमन और चैन बरकरार रहे। और ईद के मौके को देखते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखा जाए। मिलादुन्नबी के मौके पर मैं तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आज अपने पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुसलमान इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जगह जगह आज जुलूस निकाले जा रहे हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि जुलूस में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, उस पर पूरी तरीके से अमल करें। वक्त पे जुलूस शुरू करें और जो वक्त दिया गया है उसी पर ख़त्म कर दें। और जुलूस के दौरान कोई भी सियासी नारे या कोई भी ऐसा नारा या स्लोगन न रेस करें जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों, बल्कि जुलूस के दौरान कलमा है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलें। और इस बात का ख्याल रखें कि आज हमारे हिंदू भाइयों का गणेश उत्सव का भी सेलिब्रेशन है, लिहाजा कहीं पर भी किसी को कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। हर हाल में अमन अमान कायम रखें।
और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। यूपी में फिर से चली तबादला एक्सप्रेस, 7 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदले गए, दर्जन भर अधिकारी इधर से उधर। शाजापुर में महिला से दुष्कर्म की वारदात आई सामने, प्लॉट खरीदने गई महिला को दबंग सभासद ने बनाया दुष्कर्म का शिकार, दबंग सभासद पर मुकदमा दर्ज। मथुरा में किसानों का मोबाइल टावर पर चढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, खेतों में जल भराव को लेकर परेशान है ग्रामीण, मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या की गई, घर के बाहर सो रहा था युवक, मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। लखीमपुर खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बीसी संचालक के चचेरे भाई से लूट का मामला, लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। आगरा में मगरमच्छ पहुंचने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम, रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा गया। पिनाहट ब्लॉक के गांव नानकेपुरा का मामला। फर्रुखाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चले लाठी डंडे, मची अफरा तफरी, घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी प्रदीप कुमार। हमीरपुर में आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर लगा कूड़े का अंबार, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, कुरारा विकासखंड के जल्ला गांव का है मामला। ललितपुर में बांध में छलांग लगाकर युवक ने आत्महत्या की, 48 घंटे के बाद मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को बांध से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में चंबल नदी में अवैध नावों का संचालन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, विरोध करने पर यात्रियों के साथ की जाती है अभद्रता और मारपीट। लखनऊ में अस्पताल प्रांगण में दिखी बड़ी लापरवाही, इंजेक्शन के पैकेट खुले में पड़ा मिला अंबार, वही कार्रवाई होने पर अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई है मुठभेड़, एक लुटेरे के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायल लुटेरे सहित 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। अमरोहा में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को लिया कब्जे में, देहात थाना क्षेत्र के कैलसा बाईपास रोड का मामला। बांदा में भी भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रैक्टर और टेम्पो में आमने सामने से हुई थी जोरदार टक्कर, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। उन्नाव में पुलिस वसूली का वीडियो वायरल, वीडियो में रात के अंधेरे में लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से ली जा रहे थे पैसे। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, पुलिस ने रेड मारकर मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा, वहीं पुलिस ने लाखों की कीमत के पटाखों को किया है जब्त। मऊ में रमेश सिंह काका के 2 गुर्गों को पुलिस ने लिया है हिरासत में, पुलिस की 2 टीमों ने चेकिंग के दौरान गुर्गों को पकड़ा, वहीं 2008 से चल रहे थे फरार। और इसी बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आती हुई, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बिजनौर से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना मिल रही है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसे की एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते 4 लोगों की मौत सामने आ रही है इस पूरे बड़े मामले में। और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो बिजनौर से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। और आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिजनौर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी थी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, एएसआई सर्वे की रोक पर याचिका को खारिज कर दिया गया है और कोर्ट ने याचिका को किया है खारिज। तो एएसआई सर्वे को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी से जुड़े मुद्दे
पर इस वक्त ये बड़ी जानकारी, एएसआई सर्वे की रोक पर याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, एएसआई सर्वे की रोक पर याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए मनीषा, स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में अर्जी दे रहा था कि जो सर्वे है और मलबे हटाकर तमाम आरोप एएसआई टीम पर लगाया जा रहा था, वहीं एएसआई टीम ने उसका स्पष्टीकरण भी न्यायालय को दे दिया था। उसके साथ साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने भी उसका स्पष्टीकरण दे दिया था। आज कोर्ट ने स्पष्ट जो है जो आदेश करते हुए उन्होंने सर्वे रोकने वाली याचिका को खारिज किया और सर्वे में साक्ष्य को संरक्षित करने का भी आदेश दे दिया है। जो लगातार हिंदू पक्ष मांग कर रहा था कि साक्ष्य में जो सर्वे है वो मिले हैं, उसको संरक्षित किया जाए ताकि आने वाले समय में जो पिटीशन है, जो वाद है, उसमें जो है सहजता हो सके और वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के सामने स्पष्ट रूप से चीजें दिखें। उसको लेके आज जिला न्यायाधीश वाराणसी ने आदेश भी दिया और खारिज भी किया। उसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट रूप से उन्होंने आदेश दिया है कि अगर उनको कोई इसके अलावा भी कोई अगर दिक्कत होती है आपको, तो आपत्ति के लिए आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा जो प्रार्थना पत्र था उसको खारिज करते हुए तमाम चीजों को जिला न्यायाधीश अजय कुमार विशेष ने उसको रख दिया है। अंतिका, ठीक है धर्मेंद्र, तो क्या लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष का अगला रुख क्या रहने वाला है? देखिए, फिलहाल अभी तक मुस्लिम पक्ष ने कोई अभी रिएक्शन नहीं दिया है और मुस्लिम पक्ष से लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जो ही स्पष्ट करता है, संभावित है कि अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट की तरफ रुख करेगा। मुस्लिम पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो वहाँ संरक्षित चीजें हैं उसको एएसआई द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है, आरोप लगा रहा था। तो कहीं न कहीं जो संभावनाएं जताई जाएंगी वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।